करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। टाइम्स ऑफ इंडिया का ये बहुत ही अच्छा आर्टिकल है और जो मैंने ये इमेज ली हैं जितनी वो भी टाइम्स ऑफ इंडिया से ही ली हैं। बता दूं कि जो खड़ग आइलैंड है, क्या आपको पता है कि भारत को बचाने के लिए ब्रिटेन ने 2 बार खड़ग आइलैंड पर कब्जा किया। ये 8 किलोमीटर दूर है ईरान से, जो उसमें डोनाल्ड ट्रंप बहुत बोल रहे हैं कि हमको ये चाहिए। द ग्रेटेस्ट मिलिट्री पावर नाउ एग्जिटिंग or perhaps that ever did exist in the world. लॉर्ड मिंटो, गवर्नर जनरल एट कैलकटा, इन्होंने 1808 में ये अनाउंस किया था कि वी आर प्लानिंग टू इन्वेड इंडिया विद दिस कोट। समझ रहे हो? जो दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री पावर है वो यहाँ है, एग्जिस्ट कर रही है और इससे महान कुछ नहीं होगा। ब्रिटेन को बोला था और अब हम भारत को इन्वेड करेंगे। अब ये 1808 का समय कैसा है? ये ऐसा है कि इस समय नेपोलियन ने तबाही मचा रखी थी। याद रखिए कि फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में वर्चस्व की जंग हमेशा थी। भारत को ढूंढो, बहुत सारी ईस्ट इंडिया कंपनी बनी, ढेरों ईस्ट इंडिया कंपनी, बट फ्रांस और ब्रिटेन सर्वाइव किए। बाकी डच ईस्ट इंडिया कंपनी, डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, पुर्तगाल, ये सब खत्म हो गए। और फ्रेंच एम्पायर और ब्रिटेन एम्पायर बहुत बड़े थे। और एक और बड़ा एम्पायर रशियन एम्पायर को हमेशा से एक बफर स्टेट चाहिए था और हमेशा ब्रिटेन को डर था कि हम भारत को ना खो दें। क्राउन ज्वेल था भारत, ऐसा कहता था ना ब्रिटेन। तो उस समय नेपोलियन जो है, नेपोलियन को भी भारत चाहिए था और लॉर्ड मिंटो को लगा कि अगर मान लो कि इसने कुछ ऐसा कर दिया तो हम क्या करेंगे। तो सबसे पहले भारत को बचाना है और उसके लिए हमको खड़ग आइलैंड चाहिए। कैसे? चलिए इस कहानी पर नज़र डालते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम का बहुत ही शानदार कोर्स लाइव है, क्लासेस चल रही हैं दोस्तों, आप इसको अवेल कर सकते हैं। मात्र 400 रुपये का, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। तो डोनाल्ड ट्रंप तो आज बोल रहे हैं कि इस समय बहुत ज़रूरी है कि जो ओल्ड टेम्पटेशन है ना, उसको हम दोबारा से रिवाइव करें। हम खड़ग आइलैंड को ले सकते हैं, शायद ना भी लें, बहुत सारे ऑप्शन हैं हमारे पास। लेकिन इस समय 90% ईरान ऑयल खड़ग आइलैंड जो है वो हैंडल करता है और ये हमेशा से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रैटेजिक रहा है। देखिए, मैंने जहाँ पे नोट ख़त्म किया था कि लॉर्ड मिंटो को कुछ भी करके चाहिए भारत, मतलब भारत तो 1808 में उनके पास था ही, बट एक्चुअल में जो इंडिया कॉलोनी बना ब्रिटेन की वो 1857 में बना। 1808 तो बड़ा भयानक समय था कि ये नेपोलियन से भी लड़ रहे थे और नेपोलियन ने फ्रांस को बहुत बड़ी पावर बना दिया था। तो बैलेंस ऑफ पावर के लिए नेपोलियन को हराना था। आप समझ रहे हो? तो अब क्या है कि लॉर्ड मिंटो को ये पता चला कि हो सकता है नेपोलियन पर्शिया से, जो आज का ईरान है, वहाँ से इन्वेजन लॉन्च कर दे, वहाँ से भारत को इन्वेड करे। ठीक है, अब वो कहाँ से इन्वेड करेगा? वो करेगा खड़ग आइलैंड से मेरे भाई, वो खड़ग आइलैंड से करेगा। और जब खड़ग आइलैंड से ऐसा होगा तो कैसे हम क्या करेंगे? फ्रांस जो है वो धीमे धीमे आगे बढ़ रहा था। फ्रांस जो है एक कमर्शियल ट्रीटी पर्शिया के साथ करने वाला था और इसमें क्लॉज ये था कि पर्शिया खड़ग आइलैंड फ्रांस को दे देंगे और फ्रांस जो है, जो जॉर्जिया है ना, जॉर्जिया उस समय रशिया के पास था, लेकिन ये पर ऐतिहासिक तौर पे पर्शिया का पार्ट, यानी कि आज के ईरान का पार्ट था। ठीक है, तो रशिया को फ्रांस मनाएगा कि जॉर्जिया वापस पर्शिया को दे दो और उसके बदले में खड़ग आइलैंड हो जाएगा फ्रांस का। यानी कि एक तरीके से जॉर्जिया पर्शिया को वापस मिलेगा और बदले में फ्रांस खड़ग आइलैंड ले लेगा। तो आप समझ सकते हैं कि हालात कितनी खराब हो रही हुई इस समय ब्रिटिश की। नेपोलियन ने ट्रीटी कर ली रशिया के साथ, लेकिन जॉर्जिया का मेंशन ही नहीं। अब उस समय जो शाह ऑफ पर्शिया थे, उनको लगा, उम्मीद थी कि नेपोलियन जो है वो अपने प्रॉमिस को रखेंगे, क्योंकि नेपोलियन ने वादा किया था कि तुम चिंता मत करो, तुमको जॉर्जिया दिला देंगे। और उस समय खड़ग आइलैंड को तेल वेल तो मिला नहीं था, तो इतनी टेंशन नहीं थी, बट कंफ्यूज्ड डिप्लोमेसी थी। और ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर ने तुरंत पर्शिया के लिए एक मिशन भेजा। ठीक है, अब ये मिशन ये था कि ब्रिटिश खड़ग आइलैंड को अपने कब्जे में लेगा। बहुत स्मॉल, छोटा सा, आज तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत खड़ग आइलैंड हो रहा है। लेकिन उस समय पर्शिया, अरेबिया और एशियन टर्की को कनेक्ट करता, आज भी करता है। और पर्शियन जो कभी इधर कभी उधर ये स्विंग हो रहा था ना, बिन पैने के लोडे की तरह, उसको थोड़ा सा कंट्रोल में रख सकते हैं हम। और सबसे बड़ी बात, रशिया धीमे धीमे आगे बढ़ता जा रहा था मेरे भाई। फ्रांस की तो टेंशन थी, रशिया की भी टेंशन थी। खड़ग आइलैंड जो है वो ब्रिटिश, जैसे ही जब ब्रिटेन कॉन्क्वेस्ट करेगा तो उसका एक ऑपरेशनल बेस हो जाएगा ताकि वो इंडिया को प्रोटेक्ट कर सके। रिलेशनशिप पर्शिया और फ्रांस
के बीच में बहुत जल्द खराब होने वाली थी, क्योंकि फ्रांस ने रशिया के साथ ट्रीटी साइन कर ली थी। और जब नया ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव पर्शिया में गया तो तुरंत एक पीस एग्रीमेंट कर लिया। अब पीस एग्रीमेंट मतलब क्या हुआ कि ब्रिटेन पहले तो प्लानिंग कर रहा था कि इससे पहले रशिया या फ्रांस आ जाए खड़ग आइलैंड पे, हमको जाना होगा, बट पीस एग्रीमेंट के बाद ये सब शांत, तो लंबी शांति हो गई। और ब्रिटेन ने बोला कि अभी बाद में खड़ग आइलैंड को हम ऑक्यूपाई करेंगे। अब 50 सालों तक ब्रिटिश ने ऑक्यूपाई नहीं किया, लेकिन उसके बाद 50 सालों तक ब्रिटिश जो है इसको ऑक्यूपाई कर दिया अल्टीमेटली, बट खड़ग आइलैंड को इसने 2 बार छोड़ा। अब देखिए, पहला ब्रिटिश ऑक्यूपेशन जो है वो 1838 से लेकर 1842 तक था, और दूसरा 1856 से 1858 तक। डच ने भी कोशिश की कि हम भी खड़ग आइलैंड ले लें, लेकिन डच की औकात नहीं थी। खड़ग की स्ट्रैटेजिक वैल्यू जैसा कि हमने बताया बहुत बढ़िया थी, ज़बरदस्त, आज भी बहुत अच्छी है, इसीलिए तो उसको वहाँ पे बनाया गया है। हेरात बहुत ही बड़ा शहर उस समय का, प्रॉस्पेरस टाउन था, जो ईरान को अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया से जोड़ता था। कारवां यहाँ से गुजरता था, सिल्क रूट यहाँ से पास होती थी। मिलिट्री और कमर्शियल इंपॉर्टेंस में नंबर 1 था। पर्शिया ने इसको गवर्न किया था, लेकिन 1830s में हेरात वॉज रूल्ड बाई अफगान प्रिंस। ही वॉज मतलब दैट सिटी वॉज रूल्ड बाई एन अफगान प्रिंस। और पर्शिया को वो हेरात वापस चाहिए था, क्योंकि बहुत ही आप ऐसा कह सकते हो कि जैसे मुंबई मान लीजिए किसी और के पास चला गया तो भारत को वापस चाहिए होगा, ऐसा। तो पर्शिया के पास था, लेकिन चला अफगानिस्तान के पास गया। 1833 में पर्शिया ने बोला कि हेरात पे कब्जा कर लेते हैं, बेस्ट है, लेकिन ये ब्रिटिश के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि उनको लगा कि अगर पर्शिया ने हेरात पर कब्जा किया तो इसका मतलब रशिया और पर्शिया एकदम साथ में काम कर रहे हैं, तो यानी कि रशिया हेरात पे बैठ जाएगा, और रशियन हेरात भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा होगा। तो ब्रिटिश ने अपना इन्वॉय भेजा ताकि ये रोका जा सके, पर पर्शिया के जो डी फैक्टो रूलर थे उस समय, अब्बास मिर्सा, उन्होंने बोला अरे जा यार, हम तो भाई हेरात पे कब्जा करेंगे और रशिया को दे देंगे, जो भी होगा हम देख लेंगे अपना। उस समय अब्बास बहुत तेजी से बीमार पड़ गए, समझ रहे हो। डॉक्टर उनको ट्रीट करने के लिए जा रहा था, वो मर गया। अब्बास भी बहुत जल्दी मर गए, लेकिन आइडिया नहीं मरा। और 1837 में जब मोहम्मद शाह, नया शाह ऑफ ईरान आया, तो उसने ये कैंपेन शुरू कर दी और हेरात को बिसीज कर लिया। और उस समय रशियन इन्फ्लुएंस काफ़ी विजिबल था, तो ब्रिटेन बहुत ज़्यादा डर गया। आप देखिए कैसे चीज़ें हो रही हैं। और ब्रिटिश सरकार ने तुरंत, जो भारत में बैठा था, भारत से नेवल स्क्वाड्रन भेजा बॉम्बे से उस समय, और खड़ग को जीत लिया। जून 1838 आते आते 1838 आते आते खड़ग आइलैंड वॉज कैप्चर्ड बाय ब्रिटिश, उन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया। सितंबर ने शाह ने बोला कि नहीं, हेरात पे हम कब्जा नहीं करेंगे, और वापस तेहरान चला गया। ऑब्जेक्टिव अचीव हो गए। लेकिन ब्रिटिश ने ये सोचा कि शाह फिर से हेरात पर कब्जा करने की कोशिश करेगा, तो वहाँ वो रहे ताकि वो ईरान पर नज़र रख सके। और वहाँ पे ब्रिटेन की नेवी जो है बैठ गई थी, और ब्रिटिश को भी इस आइलैंड को चाहिए ही था, है ना, चाहे जो भी हो। 1841 आते आते डिप्लोमेटिक रिलेशन ब्रिटिश और पर्शिया के बीच में दोबारा से रिज्यूम में बातचीत हुई, और ब्रिटिश ऑफिशियल जो भारत में बैठे थे उसको मतलब वो चाहते थे खड़ग आइलैंड को रिटेन कर सके, मतलब वापस उन्होंने कब्जा कर लिया, लेकिन मतलब वहाँ पर रहे वो। लेकिन 1842 में शाह ने बोला अरे परेशान मत होइए सर, ये सब आपका ही है, आप चिंता मत करिए, हम आपके हिसाब से चलेंगे। तो फिर सेटलमेंट हुआ और ब्रिटिश फोर्सेस वहाँ से वापस गई, समझ रहे हो। तो टर्निंग पॉइंट रहा ये, डिप्लोमेटिक लायबिलिटी रहा, ये चीज़ है। लंदन को डर था कि कहीं रशिया जो है, भाई देखिए क्या था कि आप बहुत लंबे समय तक खड़ग आइलैंड पे हो, और आप इसलिए हो ताकि हेरात पर कब्जा ना हो जाए रशिया का। पर्शिया यानी कि पर्शिया भी था, रशिया भी, क्योंकि वो काफ़ी हद तक पर्शिया जो है रशिया की बात मानता था, तो ये काफ़ी ज़्यादा डर था। तो अब हुआ ये कि भाई उनको ये भी डर था कि हम इतने लंबे समय से यहाँ पे आइलैंड पे फंसे हुए हैं, कहीं रशिया नाम पे हमला कर दे, तो बेस्ट है कि अब हमारे जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो गए, निकल लो यहाँ से, ये चीज़ है। तो 1844 आते आते इट वॉज इवैक्यूएटेड। फिर 1856 में क्या हुआ, 1857 में तो भाई फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई भारत की। 1856 में भी सेम सर्कमस्टांसेस देखने को मिले। अगेन रशिया जो है पर्शिया के साथ एंगेज करने लगा और अपनी प्रेजेंस जो है वो बढ़ाने लगा। ब्रिटिश फिर से बोला कि भाई अभी तो आपने वादा किया था, ये क्या बदतमीजी है मेरे भाई, मत करो ऐसा। बट पर्शिया को हेरात चाहिए था, बोला नहीं हम हेरात लेंगे चाहे जो भी हो। एक्चुअली पर्शिया ने एक एग्रीमेंट साइन किया था कि हम हेरात पे अपने ट्रूप्स नहीं भेजेंगे, बट पर्शिया बोला कि ना हम भेजेंगे। 1856 हेरात खुद ही अनस्टेबल हो गया, अफगान पॉलिटिक्स खत्म हो गई वहाँ पे,
क्रीमियन वॉर ख़त्म हो गया। इसका मतलब रशिया अगेन फ्री था कोई भी कैंपेन लॉन्च करने के लिए। क्रीमियन वॉर में रशिया फंस गया था ना, और जो इन्होंने ब्रिटिश के साथ एग्रीमेंट साइन किया, उन्होंने बोला भाड़ में जाए, पेपर ही तो है, भाड़ में जाओ। पर्शिया ने हेरात पर मार्च 1856 में अटैक लॉन्च कर दिया, अटैक कर दिया। ब्रिटिश डर गया और बोला कि तुरंत निकलो यहाँ से। नेवल एक्सपीडिशन तुरंत निकला बॉम्बे से और फिर से 1856 में फिर से खड़ग आइलैंड को ऑक्यूपाई किया, बट इस बार 2 साल तक रहा। तो पर्शिया ने हेरात सरेंडर कर दिया, पर्शिया ने हेरात पर कब्जा कर लिया। नवंबर में ब्रिटेन ने बोला अब हम पर्शिया पे वॉर डिक्लेयर कर रहे हैं, लो अब इंडियन आर्मी आपको हेरात तक ले जानी है, क्योंकि अगेन हेरात पे कब्जा हो जाता रशिया का, तो इंडियन आर्मी आप हेरात पे ले जाइए, या पर्शिया का जो बंदर अब्बास है वहाँ से आप मार्च करिए। तो बहुत एफर्ट थे। ब्रिटेन ने जब प्लान बनाया तो कुछ काम नहीं कर रहा था, बोला कि बहुत पैसा लगेगा। जो पर्शियन गल्फ है, ब्रिटिश ने सोचा छोड़ो इसको और खड़ग ऑक्यूपेशन, खड़ग को ऑक्यूपाई करो चाहे जो भी हो। जो 1838 में गया है, पिछली बार हमको पर्शिया ने बेवकूफ़ बनाया, इस बार बेवकूफ़ नहीं बनाएगा। तो 1856 में दोबारा से खड़ग आइलैंड को ब्रिटेन ने ऑक्यूपाई किया। आप देख रहे हैं दिसंबर 1856 में ये आए और ब्रिटिश फोर्सेस यहाँ पे अब रहे। 6 दिन बाद उन्होंने बुशेर को ले लिया। समझ रहे हैं? खड़ग जो है उसने मतलब इस बार जो खड़ग ने गिव अप नहीं किया, और इस बार पर्शिया ने भी हेरात को गिव अप नहीं किया। ब्रिटिश ने लड़ाई लड़ी, ज़्यादातर विक्ट्रीज ब्रिटिश की रही, जीत उनकी रही, और उसके बाद सेटलमेंट हुआ। पर्शिया ने फाइनली 1857 मार्च में एक ट्रीटी साइन की, पीस इंश्योर हुआ, बट ब्रिटिश वहाँ खड़ग से गया नहीं। आप समझ रहे हो? ब्रिटिश गया नहीं। 1858 तक 2 साल तक वो रहा और फाइनली कोई भी परमानेंट गेन नहीं हुआ। ऐसे ही 200 साल पहले चले तो 1623 में डच ने भी खड़ग आइलैंड को लेने की कोशिश की थी। बंदर अब्बास, इस्फहान, किरमान, बुशहर, ये जितने भी ट्रेडिंग स्टेशंस हुआ करते थे ये सब लेने की कोशिश की थी, बट ऑयल उस समय नहीं आया था। और डच ट्रेड जो है वो ईरान का सिल्क और सिल्वर और उसके बाद फिर जो कर्बन गोट वूल था वही, वो उसके लिए बड़ा प्राइस्ड था, तो अच्छे खासे प्रॉफिट हो रहे थे। समझ लो। 1747 में 1747 में नादिर शाह वॉज असैसिनेटेड। पॉलिटिक्स बहुत क्योटिक हो गई। डच ने बोला कि देखो अब हम अपने ट्रेडिंग स्टेशंस वहाँ पे बंद कर देते हैं, सारी सिर्फ कोस्टल वंस जो है वो बंदर अब्बास और बुशेर में चलाएंगे। 1753 में डच ने अपना एक बेस खड़ग आइलैंड पर सेटअप किया। समझ रहे हो? लोकल गवर्नर के साथ उन्होंने ट्रेड मतलब बार्गेनिंग की। तो डच ट्रेडिंग एजेंट जो थे उनको लगा कि भाई देखो खड़ग आइलैंड इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि एंट्री पॉइंट है ये। भाई जो मसाले हैं, मसाले, शुगर मतलब चीनी हो गया, मेटल्स हो गया, ये टर्किश और अरब मार्केट में बहुत बिकती थी और डच बेचते थे। तो खड़ग बढ़िया है, यहाँ पे हमारा स्टेशन होगा, ट्रेडिंग स्टेशन, इसको बना देंगे। बट अगेन खड़ग बेस को मेंटेन करना बहुत एक्सपेंसिव था। फोर्स, मिलिट्री फोर्सेस, पेट्रोल शिप्स, ये इतना आसान नहीं था। तो बोला कि अरे छोड़ो यार, बाद में देखते हैं। तो खड़ग आइलैंड की इतिहास कुछ इस तरीके का है। बाकी फाइनेंशियल फ्रीडम के कोर्स को आप अवेल करें। थैंक यू सो मच।